जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगर इन 35 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही होगा ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है और यकीन मानो कि आप अग्निवीर का पेपर पास कर जाओगे। आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस लगातार पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ब्रुसेल्स, जेनेवा, हेग और न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? 2, 3, 4 और 8 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क में कुल कितने देश हैं? तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो कुल 8 देश हैं। आपका करंट अफेयर्स का नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ देखो, करंट अफेयर्स से एक बात याद आ गया। आज शाम को 7 बजे आप लोग तैयार रहना करंट अफेयर्स का क्लास लेने के लिए। उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, सिर्फ 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। और लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं शाम को लेकर आऊँगा। रौनक भाई को PDF बनाने के लिए दे दिया हूँ और उसे बोल दिया हूँ कि जल्दी से PDF बनाकर भेज देना। तो आज शाम को 7 बजे आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। कितना करंट अफेयर्स का प्रश्न रहेगा? 10 करंट अफेयर्स का प्रश्न रहेगा। और यकीन मानो अगर आप लोग ये 10-10 गो क्वेश्चन आप शाम को जैसे करते रहोगे, बस वीडियो देखते रहोगे ना, तो फिर करंट अफेयर्स से जितना भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सब कवर हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा प्रश्न होता है 2-3 बार देख लोगे तो वो ऐसे याद हो जाएगा। लिखा गया है कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ थल सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 2024 में इस साल जो अग्निवीर का पेपर होगा ना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ थल सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो ओमान, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर UAE हो जाएगा, ठीक है ना। UAE इज राइट आंसर। अब देखो ऐसे प्रश्नों को याद करने का जरूरत नहीं है, तो जब 2-3 बार आपके आंखों के सामने आ जाएगा ना तो वैसे पता चल जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में थल सेना अध्यक्ष डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो भारत और UAE देश के बीच आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। वाद्य यंत्र से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद कर लेना। तो प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है बीड़ा, दूसरा है सरोद, तीसरा है तबला और चौथा है सारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सारंगी हो जाएगा, ठीक है ना। सारंगी इज राइट आंसर। एक बार और आप लोग प्रश्न को देख लो कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण सारंगी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब का क्लास समाप्त हो जाएगा तो ये पूरा PDF आंसर सहित नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जितने लोग नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फ्री कंटेंट में जाना है। फ्री कंटेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर ही ये PDF आप लोग को मिल जाएगा और इसका आंसर भी उसमें मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग वीडियो को देख लो, उसके बाद से 10 बजे के आसपास में जब ये PDF जैसे एप्लीकेशन में पड़ जाएगा तो वहाँ से जाकर बस एक बार PDF को पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बार पूरे PDF को पढ़ लेना वीडियो देखने के बाद। फिर देखना इसमें जितने भी प्रश्न है ना वो आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, याद रहेंगे, ठीक है ना। असम के राज्यपाल कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री लाल गणेशन और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हेमंत बिश्व शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग पिछला वाला को मतलब पेपर उठाकर देख लेना। वैसे तो पेपर मिलता नहीं है, जैसे यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग क्लास कराए हैं और हम लोग भी क्लास कराए थे, तो देख लेना। 2011 के जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो उसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मतलब कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा और अधिक पूछेगा तो बिहार होगा, ठीक है ना। और साक्षरता वाला राज्य पूछेगा, सबसे अधिक साक्षरता मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न जैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 10वां पुरुष ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित होंगी? तो 10वां जैसे पुरुष ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित होंगी? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका इज राइट आंसर। 10वां पुरुष ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित होगा? तो भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखो इन सब प्रश्नों को मैं शाम के टाइम में भी एक बार ऐड करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक बार जब रिपीट हो जाएगा आप लोगों का ना, तो ये मतलब याद हो ही जाएगा। 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ILO यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शायद ये प्रश्न पहली बार आप लोगों के सामने आया है। जकार्ता, जेनेवा, रोम और फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा, ठीक है ना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु, मलयालम, तमिल और उर्दू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? इसका राइट आंसर तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड स्थापना करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड का स्थापना करेगा? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? एक प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, और कप ऑफ से रिलेटेड तो एकदम बनते हैं। तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है ना। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और पोलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तीरंदाजी हो जाएगा। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये अगले बार पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है ना। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है चौसा का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध किस के बीच हुआ था? हुमायूं व शेर शाह, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी, मराठा व अहमद शाह अब्दाली, जयचंद्र व मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हुमायूं व शेर शाह हो जाएगा, ठीक है ना। हुमायूं व शेर शाह इज राइट आंसर। चौसा का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं व शेर शाह के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तीनों युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। खानवा के युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। चौसा के युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तराइन के युद्ध के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इतने युद्धों के बारे में आप लोग को पता रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि इतने युद्धों के बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। चौसा का युद्ध भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो चौसा का युद्ध किस देश के बीच आयोजित हुआ? सॉरी, मैं भारत बोल दिया था बीच में। तो इसका राइट आंसर हुमायूं व शेर शाह हो जाएगा, ठीक है ना। हुमायूं व शेर शाह इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? पीसो, रियाल, दिनार और डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? तो ब्राजील की मुद्रा पीसो है, ठीक है ना। ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? तो ब्राजील की मुद्रा पीसो है। ब्राजील की मुद्रा पीसो है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटनेस, रतौंधी, क्वाशियोरकर और एनीमिया। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जगत, जाति, वंश और कुल। तो इसका राइट आंसर जाति हो जाएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, ठीक है ना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना। आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो आकार में सबसे छोटा तत्व हीलियम है। आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? गोल्डस्टीन, थॉमसन, जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? इसका राइट आंसर जॉन डाल्टन हो जाएगा, ठीक है ना। जॉन डाल्टन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? एक भाई साहब कमेंट किए थे कि आपका क्लास करते करते पता नहीं कब 1 घंटा हो जाता है, पता नहीं चल पाता है। हर वही मैं दूसरे का क्लास करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग महसूस होता है। तो मेरे भाई मैं ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेता हूँ, एक प्रश्न को बताने में बस 5 से 6 सेकंड लेता हूँ, तो इसलिए अच्छा लगता है, मतलब याद भी हो जाता है ज़्यादा। अगर चारों ऑप्शन के बारे में पूरा बढ़िया से अगर बताऊंगा ना तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना इसके साथ साथ इसका आंसर तो आप लोग कंफ्यूजन में डालोगे, उसके साथ साथ जितना भी बताऊंगा सब इधर उधर हो जाएगा, मुझे पता है। तो इससे थोड़ा आसानी से याद भी हो जाता है, हमें ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है बताना जरूर है। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन और पीवीसी। तो इसका राइट आंसर आपका बेकेलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। बेकेलाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? अरस्तु, लैड स्टीनर, वेटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन की खोज किसने की? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग व बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज वेटिंग व बेस्ट ने की। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला है? निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लिग्नाइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? तो लिग्नाइट इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बार बार बताने को मन नहीं करता है, लेकिन अब एकदम कन्फर्म जैसे सब कुछ प्लानिंग हो गया है तो बता दे रहा हूँ। 12 तारीख को मैं, रौनक भाई, पहलवान भाई डिजिटल बोर्ड के लिए पटना के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। 12 तारीख को प्लानिंग किया है, 12 तारीख तक सारी चीज़ें इकट्ठा करके और निकलेंगे। उधर से हमारे एक दोस्त आएंगे, तो देखते हैं डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर आप लोगों का पूरा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है ना। जिसमें आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। और मैथ का भी मैं एकदम 0 लेवल से क्लास चलवा दूंगा, रीजनिंग का तो मैं खुद आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है ना। और बाकी जो ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, तो जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर चारों ऑप्शंस के बारे में भी आप लोगों को मैं हमेशा बताता रहूँगा। कौन सी धातु अम्लगम बनती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी धातु अम्लगम बनती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, ठीक है ना। पारा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
देखो आप लोग ये नहीं सोचना कि मतलब 12 तारीख को हम लोग डिजिटल बोर्ड लेने के लिए निकलेंगे तो 12 ही तारीख को आ जाएगा। मेरे भाई उसको ऑर्डर करना पड़ता है, आने वाले में 7-8 दिन लग जाता है। तो वही मान लो इसी महीने में 20 तारीख तक, अगले महीने में 22 तारीख से आप लोग का पेपर है, तो इस महीने में 20 तारीख तक हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड मेरे घर में आ जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस कौन है? CO2, O2, CH4 और CO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस CO2 है, ठीक है ना। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस CO2 है। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर विषाणु जनित हो जाएगा। विषाणु जनित इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? तो केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। याद रखना शाम को 7 बजे आप लोग तैयार रहना, जैसे करंट अफेयर्स का क्लास करने के लिए, वो ज़्यादा टाइम उसमें आप लोग का नहीं लगेगा, ठीक है ना। कढ़ाई में घी का पिघलना परिवर्तन है। कढ़ाई में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो कढ़ाई में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? मान लो ये कढ़ाई है, इसमें घी डाल दे रहे हो और ये पिघल जा रहा है। अगर आप फिर चाहोगे घी बन जाएगा तो बनेगा? तो मेरे भाई बन जाएगा ना। घी को पिघला दोगे फिर जमा दोगे तो वो भौतिक परिवर्तन है, जो खत्म होने के बाद भी दोबारा अपने अवस्था में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और जो खत्म होने के बाद दोबारा अपने अवस्था में नहीं आता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और गाल्जी का है। तो इसका राइट आंसर आपका राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, ऑस्मियम और टंगस्टन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करो जो अन्य तीसरे से 3 से भिन्न है। मतलब उस विकल्प का चयन करो जो इन जैसे 3 गो से भिन्न है, वो अलग है, ठीक है ना। दूरी, प्रकाश, बल्ब और विद्युत है। तो इसका राइट आंसर आपका दूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश, बल्ब और विद्युत है ये आप लोगों को दिख रहा है कि एक ही जाति के हैं सब, लेकिन ये अलग है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम में खाली स्थान भरो। 64 है, 32 है, 16 है और 8 है। तो जाहिर सी बात है आगे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 8 हुआ है, 8 से 16 हुआ है, 16 का दुगुना 32 हुआ है, 32 का दुगुना 64 हुआ है। तो मतलब 4 4 4 मतलब 4 4 नहीं, जैसे दुगुना जैसे हुआ है, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। आपका ये जो डी है, डी कितना नंबर पर आता है? तो डी आपका 4 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो यफ है, यफ कितना नंबर पर आता है? यफ आपका 6 नंबर पर आता है। यच कितना नंबर पर आता है? यच 8 नंबर पर आता है। जे कितना नंबर पर आता है? तो जे 10 नंबर पर आता है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, मतलब 2 संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ 10 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? तो 12 नंबर पर यल आता है। अब आप लोग को ये तो क्लियर
पता चल गया। तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले यल ही आएगा, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर सबसे पहले यल ही आएगा। तो इसमें तो यल है नहीं, इसको तो साफे हटा देंगे, इसमें भी यल नहीं है, इसको भी हटा देंगे। बस ये दो बचा। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका के है, के आपका 11 नंबर पर आता है, और जे आपका 10 नंबर पर आता है, और एच आपका 8 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, के आपका 11 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर, और आई बीच में है तो आई 9 नंबर पर आता है। फिर जैसे आई के बाद से आपका एच है तो एच 8 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बीच वाले में आपका इधर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, इधर से घट रहा है, इधर से बढ़ रहा है, 8 9 10 11। तो यहाँ पर 7 हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 7 हुआ होगा। अब 7 पर कितना, कौन सा अक्षर आता है, जी आता है। पहले तो आप लोग का यल आया था ना, यहाँ पर यल आया था, उसके बाद से अब आपका जी आ गया। तो यल और जी यहाँ पर दिख रहा है। अब बाद में आपका क्यू भी आ जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा गया है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एम लिखा गया है, उसके बाद से ओ लिखा गया है, उसके बाद से आर लिखा गया है, उसके बाद से यस लिखा गया है, उसके बाद से ई लिखा गया है, फिर यल लिखा गया है, फिर यहाँ पर यल लिखा गया है, फिर यहाँ पर ई लिखा गया है। थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर यम लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है, फिर आर लिखा गया है, फिर यस लिखा गया है, फिर ई लिखा गया है, फिर यल लिखा गया है, फिर यल लिखा गया है, फिर ई लिखा गया है, फिर यस लिखा गया है, फिर आर लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है, फिर यम लिखा गया है। तो इसमें करना क्या है यार, देखो साफ साफ दिख रहा है। ये जो यम है ये सबसे लास्ट में यहाँ पर आ गया है, ओ यहाँ पर आ गया है, आर यहाँ पर आ गया है, यस यहाँ पर आ गया है, ई यहाँ पर आ गया है, यल यहाँ पर आ गया है। सेम इसका उल्टा हो गया है, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अंक दिया गया है, तो मिला जुला कर ये ऑप्शन में गलती है, ठीक है। ये ऑप्शन गलती है, लेकिन इसको आप लोग को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। इसको आप लोग को काट पीट कर यहाँ से हटा देना है, ये दिखना नहीं चाहिए। ये गलती हो गया है, रौनक भाई गलती कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग उल्टा कर देना, पहले आर आएगा, उसके बाद से ई आ जाएगा, उसके बाद से टी आ जाएगा, उसके बाद से ए आ जाएगा, उसके बाद से ओ आ जाएगा, उसके बाद से यल आ जाएगा, उसके बाद से एफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और लास्ट प्रश्न है कि ड्रामा का संबंध कलाकार से है, मैगजीन का संबंध किससे होगा। पत्रकार, चित्रकार, लेखक और संपादक। तो शायद ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ। मैगजीन का संबंध संपादक से है। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये पूरे प्रश्न का आंसर है, और ये पूरे प्रश्न का PDF आप लोगों को मेरे जैसे व्हाट्सअप चैनल बोल रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है। उसको आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और फ्री कंटेंट वाले में जाना है। वहाँ से आप लोगों को फ्री में पूरा PDF देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।